हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ प्रश्नवाली 1.1 के उदाहरण के बारे में। ठीक है। और मैं इससे पहले प्रश्नवाली 1.1 के उदाहरण यानी परिचय के बारे में एक मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर वो आप लोग नहीं देखें तो वहां से आप जाके इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो मैं पहले ही कह चुका था कि अब आप लोग रेगुलर क्लास चलेगी आज से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इससे पढ़ाई करें। ठीक है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ। ये उदाहरण नंबर 1 है, प्रश्नवाली 1.1 के उदाहरण नंबर ये 1 है और इसको हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हम इसके पहले एक मैं वीडियो बनाया था, उसमें बता चुका हूँ। ठीक है। अगर वहाँ से आप लोग देख लिए होंगे तो आप लोग ये आराम से सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ कह रहा है HCF निकालने के लिए इसका और इसका क्या करने के लिए, HCF निकालने के लिए वो अभी किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है। तो हम लोग करते हैं। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक थ्योरम होता है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है। और क्या होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है R, इससे बड़ा होता है R से बड़ा होता है B। ठीक है। देखिए हम A किसे मानते हैं, A हम किसे मानते हैं, तो A जो देखते हैं सबसे बड़ा है, तो बड़ा है A, तो इसे हम A मान लेंगे। तो 12576 और B जो उससे छोटा होता है तो ये छोटा है, तो ये हमारा B हो जाएगा। ठीक है। और इतना में क्या चीज से गुना करके और क्या ऐड करेंगे कि इतना आ जाए। तो सबसे पहले हम भाग विधि से करके थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। तो कितना है 4052 और 12576। ठीक है। तो कर रहे हैं तो 3 बार में जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15 का 5 हाथ में 1 और 3 0 का 0 और 3 चौका 12। ये क्या होगा 0 2 4 कट गया। ठीक है। 420 आ गया। ठीक है। तो 420 आ गया। तो अब क्या करते हैं, अब नहीं होगा तो इसको यहाँ लाएंगे। ठीक है। तो देखिए कितने बार में जाएगा, 9 बार में देखते हैं। तो 9 चौका 36, 9 बार में जा सकता है। देख रहे हैं 9 0 का 0, 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1 हाथ में 1 आया और 9 चौका 36 1 37 कितना हो जाएगा 2। ये 5 में से 8 नहीं जाएगा तो इसमें से हासिल लेगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2 और ये क्या होगा, ये हासिल इसमें दे देगा तो ये कट जाएगा, 272 आया। फिर 272 से यहाँ अब क्या होता है HCF में, अब जो भाज्य की जगह पर आता है वो भाज्य की जगह पर आ जाता है। ठीक है। तो 420 तो कितना हो जाएगा 272 एकम 272। अब ये घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में से 2 गया 8 और 11 में से 7 गया 4 और 3 में से 2 गया 1 और फिर अब 272 को लेंगे यहाँ 272। अब 148 दूना 296, तो इस बार में 1 मरतबे ले रहे हैं तो 148 हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ नहीं जाएगा तो 81 लगा, तो 12 में से 8 गया 4 और ये क्या होगा, ये 6 में से 4 गया 2 और ये 1 और फिर 148 124 एकम 124। अब क्या होगा, यहाँ 4 होगा और यहाँ 2 होगा और ये कट जाएगा, फिर 124 आएगा यहाँ। ठीक है। अब 124 आएगा तो कितना बार में जाएगा, जाएगा ये अब 24 चौका 96, 24 पच्चे 120, 5 बार, 5 चौका 20 के जो हाथ में 1 है और 5 10 दोबारा
120। अब यह हो जाएगा 4, ये कट गया, फिर जाएगा 24, तो कितना होगा 4 छक 24, यानी हमारा HCF 4 आएगा। ठीक है, तो अब इसको यूक्लिड से कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इतना है, तो इतना में हम 3 से गुना करेंगे, यानी कोएफिशिएंट हमारा Q, इसको क्या कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, और इसको भाजक कहते हैं, और जो यहाँ आता है इसको शेष कहते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं A, इसको मानते हैं B, और इसको मानते हैं Q, और इसको R। ठीक है, तो देखिए 3 से गुना करके और कितना मेरा रिमाइंडर आया 420, तो रिमाइंडर मेरा 420 R। अब देखिए हम कब तक करेंगे, जब तक मेरा R 0 नहीं आ जाए, तो यहाँ लिखेंगे R इक्वल टू नॉट 0, यह लिख दीजिएगा। तो कोई भी जो भी एग्जामिनर होता है चेक करने वाला, तो आपको फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, यहाँ R इक्वल टू नॉट 0। अब देखिए, और फिर ये क्या होता है, जो अब B की जगह पर उसे अब A की जगह पे लाते हैं 40 52। अब क्या होगा, जो R की जगह पर उसे हम B की जगह पे लाएंगे 420। अब 420 में हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 420 में हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई करके हम कितना ऐड करेंगे, हम 272 ऐड करेंगे, 272। और देखिए यहाँ फिर R इक्वल टू नॉट 0 आया। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर 420 को आगे लेंगे यहाँ, तो 420, और फिर इसको यहाँ ला देंगे 272। और 272 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 272 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 272 में 1 से गुना करके, और कितना ऐड करेंगे, 272 में 1 से गुना करके हम 148 ऐड कर देंगे। कितना 148। देखिए यहाँ फिर R इक्वल टू नॉट 0 आया। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम फिर आगे लेंगे, जो B की जगह पे उसे हम फिर A की जगह पे ला देंगे। अब देखिए जो शेष यानी R की जगह पे उसके हम लाएंगे यहाँ B की जगह पे, तो 184। अब इतना में हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या चीज़ से, 148 में 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करके, और कितना जोड़ेंगे भैया, कितना, देखिए यहाँ जोड़ेंगे 124, कितना 124। फिर यहाँ मेरा R इक्वल टू नॉट 0 आया, तो फिर वैसा ही हम करेंगे। ठीक है, तो वैसा ही करेंगे, तो यहाँ 148 को अब फिर आगे ला देंगे, और 124 को इसकी जगह पर लाएंगे। अब 124 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 124 से फिर 1 से मल्टीप्लाई करके, और कितना ऐड करेंगे 24, 124 से 24 ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर मेरा यहाँ देख रहे हैं, तो मेरा R फिर 0 नहीं आया। मेरा R जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये काम करते रहना है। तो फिर हम इसको 124 को यहाँ लाएंगे, 124 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 124 यहाँ फिर 24 आ जाएगा। 124 में क्या चीज़ से, तो 24 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कितना ऐड करेंगे, कितना, तो 4। फिर यहाँ देख रहे हैं R इक्वल टू नॉट 0 आया। फिर क्या करेंगे, 24 को फिर आगे लेंगे, और यहाँ 4। अब 4 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा R अब 0 आ गया। मेरा जो R हो गया और मेरा 0 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे R इक्वल टू 0। इसलिए HCF इक्वल टू HCF कौन होता है, जो B की जगह पे होता है, यानी जो B की जगह पे होता है, यानी भाजक के जगह पे होता है, उसी को हम HCF कहते हैं। इसको हम भाजक कहते हैं। तो ये मेरा 4 हो गया, तो मेरा HCF कौन हो जाएगा, जो B की जगह पर होता है, जो B की जगह पे होता है वो मेरा HCF होता है। तो मेरा 4 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं 2 नंबर उदाहरण को करा रहा हूँ। चलिए अब उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो मानते हैं, माना कि a कोई धनात्मक
पूर्णांक है। ठीक है, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए ये क्या होता है, यहाँ क्या है 2q + 1, तो ये तो हो गया मेरा b और ये q और ये, तो a बराबर मेरा क्या होता है, a बराबर bq + r। तो ये 2 क्या के जगह पे है, 2 किस चीज़ की जगह पे है, तो b की जगह पे है। तो मेरा b कितना हो गया, b हो जाएगा मेरा 2, तो यहाँ लिखेंगे b बराबर 2। तो जब b 2 है तो क्या होगा, मेरा फॉर्मूला होता है a बराबर bq + r। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है। और क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर होता है r, r से बड़ा होता है b, यानी 0 से बड़ा, यानी इससे ये जो b है ना, b इससे छोटा होगा r। तो अगर मान लीजिए ये 3 है तो r मेरा क्या हो जाएगा 0 1 2, और ये 2 है तो 0 1, यही ना होगा। तो देखिए मेरा b कितना है 2, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 2q + r। तो यहाँ क्या होगा, क्या क्या लिख सकते हैं r की जगह पे, तो 0 से बड़ा या बराबर r है और उससे छोटा, इससे छोटा यानी b कितना है मेरा, यहाँ b 2 दिया हुआ है। ठीक है, b मेरा कितना है 2, तो b की जगह पर 2 लिख दिए। अब तब r क्या क्या हो सकता है 0, अब r का पॉसिबल वैल्यू लिख सकते हैं, जहां r हो सकता है, एक तो 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम r0 लें तो क्या होगा, a बराबर b तो मेरा 2 है, 2q + r मेरा 0 हो जाएगा, r यही ना होगा 0। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा a बराबर 2q + 0, तो a बराबर मेरा सिर्फ 2q हो जाएगा। ठीक है, और 2q देखिए क्या है, कौन संख्या है, ये है मेरा सम संख्या, ये मेरा क्या है 2 मेरा सम संख्या है। सम संख्या में कोई भी चीज से गुना कर दीजिए, अगर हम q कोई भी ले लें, जैसे 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, कोई। ठीक है, 2 ले रहे हैं, 2 दूना 4 सम संख्या, 3 दूना 6 सम संख्या। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा सम संख्या। क्या होगा, सम संख्या। आपको सबसे पहले संख्याओं के बारे में मालूम होना चाहिए। सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। यानी 2 में 2 से भाग करेंगे तो मेरा 1 आ जाएगा, तो इसी को हम सम संख्या कहते हैं। अब देखिए अगर हम r1 ले, अगर हम r को 1 ले तो क्या हो सकता है, तो मेरा हो जाएगा a बराबर 2q + 1, यही ना होगा। r के जगह हम 1 लिख देंगे, यहाँ r के जगह हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, तो मेरा r आ गया। अब ये देखिए ये कौन संख्या है, ये भी सम संख्या है, क्योंकि सम संख्या में ये तो मेरा 2q क्या है, सम हो गया। सम संख्या में अगर विषम संख्या को जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे तो जो भी मेरा आएगा वो विषम संख्या आएगा। तो ये तो मेरा सम संख्या है, तो हमें मालूम है, यहाँ तो मालूम हो गया, यहाँ मालूम हो गया कि ये सम संख्या है। तो सम संख्या में कोई भी विषम संख्या ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं तो क्या आता है, एक विषम संख्या ही आता है। जैसे मान लीजिए मेरा सम संख्या 1 है, भले सम संख्या मेरा 2 है, हम 2 में एक विषम संख्या जोड़ेंगे तो 3, ये क्या आया, विषम आया। विषम संख्या 3 है, 3 में हम एक सम संख्या मान लीजिए 4 है, क्या है 4, इसमें एक हम विषम संख्या जैसे जोड़ते हैं 3 विषम संख्या है, 4 3 7, ये क्या है विषम संख्या। तो ये तो हमें पता चल रहा है कि ये विषम संख्या है, क्या है ये ये है मेरा विषम संख्या। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q, हम लिख सकते हैं प्रत्येक धनात्मक
सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है, ठीक है। और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है 2q + 1, 2q + 1 यानी 2q + 1 के रूप में होता है, 2q + 1 के रूप में होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए हैं, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, और मेरा यहाँ 2q है, तो हम यहाँ आपको समझाए हैं कि ये क्या होता है 2q यानी ये b है, b तो b बराबर मेरा 2 है, तो मेरा b यहाँ क्या होता है कि b जो होता है r जो होता है b से छोटा होता है, तो मेरा b 2 है, तो r मेरा क्या क्या हो सकता है, r मेरा 0 1 हो सकता है। तो अगर हम r बराबर 0 ले रहे हैं तो एक सम संख्या आ जा रहा है, लेकिन r बराबर जब 1 ले रहे हैं तो एक विषम संख्या आ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर 3 को सोल्व करते हैं। चलिए अब मैं उदाहरण 3 को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या, तो धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो उदाहरण 2 को सॉल्व किया था उसको मैं करता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए उसमें हम क्या किए थे, सबसे पहले इसको देखेंगे, इसको, तो यहाँ क्या है 4q, तो क्या होता है a बराबर bq + r, ये होता है ना, तो 4q यहाँ 4q है, तो b की जगह पे कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे b बराबर 4, b बराबर कितना 4 लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा अब देखेंगे जब b बराबर 4 हो गया तो मेरा a का r का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ a बराबर 4, a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है bq + r, ठीक है, और जो r होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है, r से बड़ा होता है b, ठीक है। तो अब मेरा हो जाएगा a बराबर 4q, क्या है 4q + r, ठीक है, 0 से बड़ा या बराबर r, और मेरा b का वैल्यू क्या है 4, b का वैल्यू यहाँ क्या है 4। तो अब हमारा r का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, तो मेरा हो सकता है यहाँ r बराबर 4 से छोटा 0 1 2 3, यही ना हो सकता है, r का मेरा वैल्यू हो सकता है 0 1 2 3, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो हमारे यहाँ क्या कर रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो ये तो यहाँ 0 लेंगे तो मेरा धनात्मक सम पूर्णांक आएगा, ठीक है। तो अब हम पहले 0 लिख के देखते हैं, तो अगर हम r बराबर 0 ले रहे हैं तो मेरा क्या हो जाएगा a बराबर 4q + 0, तो मेरा a बराबर हो जाएगा 4q, ठीक है। अगर हम r बराबर 1 ले रहे हैं तो मेरा a बराबर क्या हो जाएगा 4q + 1 हो जाएगा। अगर हम r बराबर 3 ले रहे हैं, क्या नहीं, r बराबर 1 लिए, अब r बराबर अगर हम 2 ले रहे हैं, r अगर हम 2 ले रहे हैं तो मेरा a क्या हो सकता है
4q प्लस 2 हो जाएगा। अगर हम R3 ले रहे हैं, R इक्वल टू अगर 3 ले रहे हैं तो हमारा A क्या हो जाएगा, A बराबर 4q प्लस 3, यही ना होगा। देखिए हम देख रहे हैं यहाँ देखे हैं, उसमें हम लोग देखे हैं कि अगर हम R का 0 वैल्यू ले रहे हैं तो हमारा सम आ गया है। कैसे सम आया चेक करते हैं। अगर हम Q का कोई एक वैल्यू लेते हैं, जैसे 1 लिए तो मेरा कितना आया, 1 लिए तो मेरा 4 आ गया। तो 4 क्या है, एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है। और देखिए यहाँ 4q प्लस 1 है, ठीक है। तो 4q, अब q मान लीजिए हम 1 ले लिए q की जगह पे, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। उसमें भी देखे हैं कि अगर सम संख्या में विषम संख्या जोड़ देते हैं तो विषम संख्या आता है, लेकिन अगर सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या ही आएगा। देखिए अब ये सम संख्या में सम संख्या जोड़ देंगे तो क्या आएगा, एक सम संख्या आएगा। लेकिन सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ देंगे तो क्या आएगा, एक विषम संख्या आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए अब इसको और इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ इस 2 से भाग लग जा रहा है, 2 से विभाज्य है, ये 2 से भाग लग जा रहा है, तो ये सम संख्या हो गया। क्या हो गया, ये सम हो गया, और ये विषम हो गया, और ये भी सम संख्या हो गया, और ये भी सम संख्या हो गया। ठीक है, हम आपको बहुत ही विस्तार से बता दिए हैं, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आता होगा। तो चलिए अब हम लिख देते हैं कि चूंकि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो हम लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का हो सकता है। तो यहाँ आपको बता दिए सम है, ये विषम है। विषम में यहाँ क्या पूछा है, यहाँ विषम ही पूछा है, तो हम विषम ही लेंगे। यह एक विषम हुआ और यह एक विषम हुआ। ठीक है, अब चलिए हम उदाहरण नंबर 4 को करते हैं। ठीक है, चलिए अब उदाहरण नंबर 4 को करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक मिठाई विक्रेता के पास क्या है, 420 काजू की बर्फियाँ और 130 क्या है, बादाम की बर्फियाँ है। किस चीज़ का है, बादाम की बर्फियाँ है। ठीक है, और कह रहा है वो इनकी ऐसी ढेड़ियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेड़ी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ठीक है, तथा ये ढेड़ियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम संख्या यानी कम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेड़ी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। तो ठीक है, तो हम चलते हैं सॉल्व करने। देखिए मेरा सबसे पहले क्या दिया है, 420 काजू दिया है, यहाँ 420 काजू। ठीक है, और एक दिया है मेरा 130 बादाम दिया है। ठीक है, देखिए अब क्या कह रहा है, वह इसकी ऐसी ढेड़ियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेड़ी में बर्फी की संख्या समान रहे। तो चलिए हम बनाते हैं। हो गया। ठीक है, तो देखिए कह रहा है वह इसकी ऐसी ढेड़ियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेड़ी में बर्फियों की संख्या समान रहे। तो मान लीजिए हम काजू को के से भरते हैं। ठीक है, तो के। ठीक है,
ऐसी एक ढेड़िया बनाना चाहती है कि इसमें समान रहे, क्या रहे, ढेड़ी समान रहे। और फिर हम ऐसे बना देते हैं इसको के 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 काजू हो गया, ठीक है। फिर इसको और भरते हैं, ढेड़ियों की संख्या समान तथा ये ढेड़िया बर्फी की परात में न्यूनतम, ये परात है, ये क्या है, एक परात है, ये एक परात है, ये तो एक परात हो गया। और परात में वो न्यूनतम स्थान घेरे, एक ऐसी ढेड़ी बनाती है, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये मेरा हो गया ये काजू का, ठीक है। अब यहां से मेरा, यहां से मान लेते हैं हम अब क्या बना रहे हैं, बादाम की बना रहे हैं। काजू थोड़ा सा ज्यादा है तो काजू थोड़ा और बना देते हैं। ये सब मान लीजिए मेरा काजू ही हो गया, ये सब भी काजू हो गया। अब यहाँ से हम बादाम का बनाते हैं, ठीक है। ये सब काजू का है। अब बादाम का, बादाम को हम बी से कर देते हैं बादाम, ठीक है। ठीक है, ऐसा ही ये सब बनाती है, ठीक है। तो कह रहा है वो इसकी ऐसी ढेड़ियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेड़ी में बर्फियों की संख्या समान रहे, प्रत्येक ढेड़ी में जो होती है बर्फियों की संख्या समान रहे, बादाम और काजू की बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेड़िया बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। तो मान लेते हैं जो ये ढेड़ी है, ये इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। और ये कितना स्थान घेर रही है, इसको हम मान लेते हैं y, ठीक है। और फिर ये जब x है तो इसको भी हम x मान लेते हैं क्योंकि ये समान है, तो इसको भी हम x मान लेते हैं। और इसको हम मान लेते हैं ये कम स्थान घेरे, तो इसको मान लेते हैं z। इसको हम x मान लिए, इसको y, और इसके समान है तो इसलिए इसको x मान लिया और इसको z। तो देखिए हम अब काजू को क्या लिख सकते हैं, हम काजू को लिख सकते हैं x इंटू वाई, काजू को हम लिख सकते हैं x इंटू वाई। और हम बादाम को क्या लिख सकते हैं, x इंटू जेड, बादाम को लिख सकते हैं x इंटू जेड। अब देखिए मेरा x क्या है, x एक इस काम के प्रत्येक ढेड़ी में कितनी बर्फियां रखे जाते हैं, x एक न्यूनतम, x एक मैक्सिमम, x एक अधिकतम संख्या की वह ढेड़ी बना रही है, वही x है, ठीक है। तो देखिए x क्या होता है, अब इसमें देख रहे हैं तो ये दोनों में मिल रहा है, ये दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन ले लिए तो अधिकतम संख्या, ये अधिकतम संख्या है, क्या है, अधिकतम संख्या। तो ये मेरा हो जाएगा अधिकतम संख्या क्या होता है, अधिक से अधिक, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF। यहाँ क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे। यहाँ ये HCF पूछ रहा है, तो कितना का HCF, 420 और 130 का, तो हम यूक्लिड से ही निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें यूक्लिड से निकालना है। यूक्लिड से निकालिए, किसी से निकालिए तो नहीं कहा है कि हाँ निकालने के लिए, बट हम यूक्लिड से निकाल ले रहे हैं। तो यूक्लिड से होता है A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, और 0 से बड़ा या बराबर R, इससे बड़ा B। अब देखिए A मेरा कितना है, 420, A जो बड़ा होता है वही होता है, तो 420। अब 130 हो गया। अब 130 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 से कर रहे हैं तो 39, यानी 390। इसमें क्या ऐड करेंगे, 390, 400 यानी 30 ऐड करेंगे। देखिए यहाँ R इक्वल टू नॉट 0 आ रहा है, जब तक नहीं आएगा तब तक करेंगे। अब यहाँ 130 ये आगे आ गया, अब इसके बाद 30 हो गया, 30 से 90, 3 चौका 12, 120 प्लस 10, 130। फिर यहाँ R इक्वल टू मेरा नॉट 0 आया, और फिर हम क्या करेंगे, 30 को आगे लेंगे, फिर 10 हो गया। अब 10 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 जोड़ देंगे, तो R इक्वल टू अब 0 आ गया। R मेरा क्या हुआ, 0 आ गया, तो मेरा HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा मेरा 10। देखिए यहाँ कह रहा है न्यूनतम स्थान घेरे, इस काम के लिए प्रत्येक ढेड़ी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, तो प्रत्येक ढेड़ी में 10 बर्फियां रखी जा सकती है, प्रत्येक ढेड़ी में 10 बर्फियां रखी जा सकती है, इधर भी और इधर भी।
यानी न्यूनतम स्थान होगा तो प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फिया। तो ये मेरा आंसर हो गया। लिखेंगे कि प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फिया रखी जा सकती है। यहाँ लिख देंगे प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फिया रखी जा सकती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और ये 1-2 बार देख लीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो मैट्रिक का एग्जाम होता है इसी आधार पे कुछ बदल के दिए रहते हैं। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि इसको ये रट लेते हैं, तो रट लेने से कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप जो भी क्वेश्चन है उसको समझ के बनाएं, समझ के कीजिएगा तभी आएगा। और मैं आप लोग को ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग को उतना समझ में आता होगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स।